जय हिंद साथियों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप यानी कि आपके परिवार में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आइएगा सारे के सारे चीते। और आज की क्लास सपनों की इस क्लास में आपका स्वागत है। डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक है बेटा इसका। आज की क्लास का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का सारा सिस्टम मैं आज आपको पीपीटी में लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट से। तो देखो, निश्चित समाकलन किसे कहते हैं? तो निश्चित समाकलन बेटा उसको कहते हैं कि जब कभी दो लिमिट के बीच में आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप किसको कहते हो? उसी को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कह रहे हो। जैसे अब तक हम कह रहे थे कि भैया एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन अब हम ये कहेंगे कि नहीं, दो लिमिट के बीच में करिए। यहां पर कहो ए, यहां पर कहो बी, तो ये दो लिमिट के बीच में अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। वहां पर हम कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें किसी सी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप इसको किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वहां पर आप करते थे दो तीन तरीके से करोगे तो दोनों तीनों तरीकों से आपके आंसर्स अलग अलग आते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देंगे सभी। तो इसको आप लिखेंगे और बेटा इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट। हिंदी में कहा जाता है निम्न सीमा। क्या कहा जाता है? निम्न सीमा। और इसको कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। और हिंदी में इसको कहा जाता है उच्च सीमा, उच्चतम सीमा, ऐसे कह लो, उच्चतम सीमा। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन को बताने के तरीके। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? ध्यान रखेंगे, अगर ये dx दे रखा है तो ये लिमिट जो होंगी ना भाई, ये x में होंगी, यानी कि ये भी x के बराबर होगी और ये भी x के बराबर होगी। यहां पर dy दे रखा है तो ये लिमिट y में होंगी। ये बात भी आपको याद रखना है सभी को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करते हैं वो हालांकि यहां पर भी बताया गया है, लेकिन मैं भी लिख करके बता दूंगा। जैसे आपने मान के चलिए a से लेकर b तक की लिमिट लगाई fx फंक्शन में, तो आपको जो आंसर मिला मान के चलिए fx मिला। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी होगी, a से लेकर b तक की लिमिट पुट करनी होगी। इसमें पहले अपर लिमिट करते हैं, फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट करते हैं। तो यहां पर देखेंगे आप सबसे पहले x का अपर मान रखेंगे, यानी कि एफ बी रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और ये एफ ए रखेंगे, एफ ए। बिल्कुल इस तरीके से इसको सॉल्यूशन मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए। बात समझ में आ रही है? एफ बी माइनस एफ ए, बेटा यहां पर ए होगा, ध्यान रखना। तो एफ बी माइनस एफ ए इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बेटा अनंत, बात समझ में आ रही है? सभी को बेटा प्रणाम, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को वालेकुम अस्सलाम। चलिए बेटा फटाफट से आइएगा और आज डेफिनेट इंटीग्रेशन के उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसमें मेन बात होती है प्रॉपर्टी की बेटा। मेन बात किसकी होती है? प्रॉपर्टी की होती है भाई। प्रॉपर्टी अगर आपको आ गई तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है और a टू बी एफ टी डी टी है या a टू बी एफ यू डी यू है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आपस में एक दूसरे को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी ये है आपकी, मतलब a टू बी एफ एक्स डी एक्स को a टू बी एफ टी डी टी, a टू बी एफ यू डी यू या a टू बी एम डी एम लिखा जा सकता है, एफ एम डी एम लिखा जा सकता है। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है, अगर इन लिमिट को चेंज करना चाहते हो बेटा, इन लिमिट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब मान के चलिए a टू बी दे रखा है एफ एक्स डी एक्स और मुझे ये अपर लिमिट को लोअर लिखना है, लोअर को अपर लिखना है, मतलब ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर लिखना है, तो आप माइनस लेकर के ये काम कर सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी लिमिट क्या हो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको दिया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हो ए टू बी एफ। भाई देखो, इन दोनों को जोड़ करके एक्स से घटा दो, एक्स में घटा दोगे, ए प्लस बी, यानी कि ये वाली लिमिट जोड़ी और ये वाली लिमिट जोड़ी, दोनों को जोड़ दिया, माइनस एक्स डी एक्स। आप इसको लिख सकते हो ऐसे। इसका एक एग्जांपल ये है, मान के चलिए कि भाई 0 टू पाई बाई 2 दे रखा है और ये दे रखा है साइन एक्स डी एक्स। तो भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 टू पाई बाई 2 साइन 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। और इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। मतलब यहां साइन एक्स था, वहां पर कॉस एक्स आ गया, लेकिन फिर भी आपका आंसर बराबर आएगा, यह ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही है भाई बात? क्लियर? चलिए, यह बात आप समझ लीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी याद रख लेंगे भाई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 3 प्रॉपर्टी होगी, चौथी भी हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी भी प्रॉपर्टी हो गई। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता भी दिया। ठीक, आगे बढ़ जाएं। 4 प्रॉपर्टी तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को एग्जांपल चाहिए 4 प्रॉपर्टी का, तो बताइए मुझे। ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है मुझे। और एक बात और याद, अच्छा तीसरी वाली तो रहेगी, तीसरी वाली बताई नहीं मैंने। देखो भाई ध्यान देना, ए से लेकर बी तक की कोई लिमिट दे रखी है एफ एक्स डी एक्स, और यह कहा है ए और बी के बीच में एक नंबर सी भी होता है। ए और बी के बीच में एक नंबर क्या होता है, सी भी होता है। तो आप कैसे तोड़ोगे इसको, आप क्या करोगे, ए से ए और बी का बीच का जो नंबर है सी, उसको ले लोगे और इसको कहोगे एफ एक्स डी एक्स, और फिर सी से लेकर के बी तक की लिमिट ले लोगे और इसको कहोगे एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से मान के चलिए, मान के चलेंगे भाई कि अगर आप इसको एन टाइम भी तोड़ोगे, इसको एन टाइम भी तोड़ोगे तो तोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एन टाइम भी तोड़ोगे तो इसको तोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं और बता देता हूं आपको अच्छे से, जैसे यहां पर बता देता हूं। आपने कहा ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, ठीक है भाई, और ये जो है ना ए के बीच में C1 C2 C3 C4 और Cn तक दे रखा है। ये ए और बी के बीच के मान हैं सारे के सारे। तो आप इनको ऐसे तोड़ सकते हो, ए से लेकर के C1 एफ एक्स डी एक्स, C1 से लेकर C2 एफ एक्स डी एक्स, C2 से लेकर C3 एफ एक्स डी एक्स, और इसी तरीके से आगे बढ़ोगे Cn-1 से लेकर Cn एफ एक्स डी एक्स, और Cn से लेकर के B तक एफ एक्स डी एक्स। इनको ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह उस प्रॉपर्टी, यानी कि जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इस तीसरी प्रॉपर्टी का बड़ा पार्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी का यह बड़ा वाला पार्ट है। तीसरी का ये मान के चलिए सेकंड पार्ट मान लो एक तरीके से। तीसरी प्रॉपर्टी का क्या है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान देंगे, अगली वाली प्रॉपर्टी आपके सामने है कि भाई अगर 0 टू ए एफ एक्स दे रखा है तो 0 टू एफ ए माइनस एक्स, ये चौथी का सेकंड पार्ट मान लीजिए भाई, चौथी का सेकंड पार्ट मान लीजिए इसको। जैसे 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स है, तो मैंने बताया था साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हो, वो वाला एग्जाम्पल इसने दिया है, ठीक है भाई। अब यहां पर एक बात और भी है कि अगर आई दे रखा है, ये एग्जाम्पल क्या पूरी ही बात बता दी है इसने, यहां पर सॉल्यूशन दिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको क्वेश्चन में समझाऊंगा। इसको आगे बढ़ जाते हैं, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसने बताया है। अगली प्रॉपर्टी ये आ गई है, अगली प्रॉपर्टी 5वें नंबर की ये है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसको लिख सकते हो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स प्लस डी एक्स। मतलब ये बात लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाता है, 0 टू 2a है तो इसको लिख सकते हो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स, ठीक है भाई। इस लिमिट को तोड़ दिया a प्लस a में और उसको ऐसे लिख दिया। अब ये कंडीशन के आधार पर होती है, कौन कौन सी कंडीशन, अगर f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया है, f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया है, तो अगर इसको एफ एक्स कह दोगे आप तो एफ एक्स और एफ एक्स 2f एक्स हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, 0 टू a
2 इंटू एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर एफ टू ए माइनस एक्स यानी कि इस 2a को x से घटा देंगे तो ये fx के बराबर आ जाएगा, तो आप इसको 0 to a fx लिख सकते हो। और अगर 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर होगा तो भैया fx में से fx घटाना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर फिर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, बेटा सारी प्रॉपर्टी के एग्जांपल आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस में होंगे, तो सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा कि भाई मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है इसका। अभी केवल ये देख लो कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, अगली प्रॉपर्टी सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में सारी प्रॉपर्टी लगा लगा के बताऊंगा बाकायदा, और लिख भी दूंगा साइड में कि भैया इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। अभी आप पढ़ लो इनको बस। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो दो मान होते हैं ऑड और इवन के लिए। ऑड के लिए क्या होता है, ऑड के लिए 0 होता है, इवन के लिए क्या होता है 0 to a 2 एफ एक्स होता है। यह बात समझ लो, बहुत अच्छी बात है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे समझो, अगर मान के चलिए माइनस ए से लेकर के ए तक आपको यह फंक्शन दिया है, तो इसके दो मान होते हैं। एक्चुअल में इसको लिख के बताता हूं। 0 to a ये हो जाता है एफ एक्स डी एक्स, और ऐसे समझो ये एफ एक्स हो जाता है और प्लस में एफ माइनस एक्स हो जाता है डी एक्स, ये हो जाता है भाई। अच्छा डी एक्स बाहर होगा, इसकी वैल्यू ये होती है भाई, यहां पर दिखाई नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। माइनस ए से ए एफ एक्स को आप लिख सकते हो 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। अब देखो एक बात और समझो, अगर एफ में माइनस एक्स रख दिया और ये एफ एक्स के बराबर आ गया, एक्स के प्लेस पर कहीं भी माइनस एक्स रख दिया और वो एफ एक्स के बराबर आ गया, तो आपको बताना है कि भैया ये इवन फंक्शन होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ भाई ध्यान देंगे यहां पर। अब अगर मान के चलो बेटा एफ माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस एफ एक्स के, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। इसको क्या कहेंगे, ऑड। ये सम फलन है और ये विषम फलन है। अब समझो बात को, अगर मैंने लिखा माइनस ए से लेकर के ए तक एफ एक्स डी एक्स, तो आप देखिए 0 to a ये एफ एक्स है, और मान के चलो इवन फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स को भी क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे। इफ एफ एक्स इज इवन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इंटू एफ एक्स 0 to a, यानी कि ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये कब मिल रहा है, जब f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, यानी कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के केस में ये क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड फंक्शन की बात करोगे तो f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, f माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस में एफ एक्स होगी। और जब यहां पर माइनस एफ एक्स रखोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला 0। दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, 0 इफ एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। यानी कि ये किसका उदाहरण है, ये इवन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, ये ऑड का उदाहरण है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा समझो, यहां पर एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको। साइन एक्स एक विषम फलन होता है,
साइन एक्स एक विषम फलन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि विषम फलन क्यों होता है, क्योंकि साइन में माइनस एक्स की वैल्यू डालो तो माइनस साइन एक्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो। जब f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए तो विषम होता है, इसलिए क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन cos माइनस एक्स आप जानते हो, cos माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का cos एक्स होता है, इसलिए सम फलन होता है। और आप इसका मान क्या करते हो, 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स यानी cos एक्स डी एक्स, इस तरीके से बताते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन बातों को सीख करके। अगली 7वीं प्रॉपर्टी क्या है भाई, 7वीं प्रॉपर्टी देख लो, ये दे रखी है, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये तो हालांकि मैंने बता दी थी पहले ही, कोई बात नहीं। यहां पर देखोगे 0 टू ए एक्स एफ एक्स दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 ए बाहर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना भाई। अगर एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, ये वाली भी याद रख लेना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये है डी ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स और एच एक्स एफ टी डी टी दे रखा है भाई, ध्यान देना सभी। तो ये क्या हो जाएगा, आप एच एक्स को लिखोगे एज इट इज, एच एक्स को लिखोगे एज इट इज, और फिर क्या करोगे, एफ एच एक्स लिखोगे, एफ एच एक्स लिखोगे। यहां पर एच डैश एक्स होना चाहिए था भाई, एच डैश एक्स, मतलब एच का डिफरेंशिएशन करोगे और एफ एच एक्स को एज इट इज लिखोगे, एफ एच एक्स को एज इट इज। यहां पर जी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर एफ जी एक्स को एज इट इज लिखोगे, एफ जी एक्स को एज इट इज लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हालांकि लेबनीज का रूल और बाकी के जो हैं, ये सबके सबको बताया जाएगा, आवर्ती फलन यानी कि इन सबको बताया जाएगा बाद में। अभी फिलहाल जो है हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो एक और पढ़ लो गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन इस कंडीशन में लगाएंगे आप, जब 0 टू इन्फिनेटिव दे रखा हो, x की पावर n-1 हो, e की पावर -x हो, और ये आपको दे रखा हो n इज ग्रेटर 0, तो इसको गामा फंक्शन कहेंगे। और गामा फंक्शन का मान यानी कि इस फॉर्म में लगाते हैं, वैसे तो इस फॉर्म में लगता है गामा फंक्शन का मान, ये वाली जो फॉर्म है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर mx cos की पावर nx dx में, ये होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, यानी कि इन दोनों को जोड़ो, m में 1 जोड़ो तो बाई 2, n में 1 जोड़ो तो बाई 2, और इन दोनों को जोड़ करके सब में 1 1 जोड़ दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो, तो ये आपका होता है गामा फंक्शन। 2r भी होता है इसमें। और गामा n प्लस 1 को कह रहे हैं n गामा n या n फैक्टोरियल, यानी इसमें से एक कम कर दोगे तो फैक्टोरियल में टूट जाता है। 1 होता है 0 फैक्टोरियल, मतलब 1 कितना होता है, 1 का मतलब 0, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। और 1/2 गामा का मतलब, गामा 1/2 का मतलब होता है √π, ये भी याद रखेंगे, इनको बताऊंगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे से और भी, ठीक है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। वॉली फार्मूला भी होता है, वॉली फार्मूला को भी मैं बाद में समझाऊंगा जब क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके, ठीक है ना। अभी इन पर आधारित नहीं, अभी बेसिक क्वेश्चंस पर आधारित चलेगा, तो अभी बेसिक वाली जो प्रॉपर्टी है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं पहले, और फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं, और फिर जब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे तो फिर उनको समझाया जाएगा। चलिए भैया बताइए इसका जवाब। इस क्वेश्चन को करिएगा, अब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। आज सब समझ में आएगा, चिंता ना करो, बस वो प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना, बाकी मैं बता भी दूंगा यहां पर कैसे उनका इस्तेमाल करना है। भाई देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही प्रॉपर्टी लगाओगे, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाओ, इसमें सीधा जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे करिए, क्योंकि हर किसी में तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, जिसमें लगेगी उसी में लगाएंगे। जैसे log x का होल स्क्वायर है और अपॉन में x है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, log x को t मान लीजिए, log x को क्या माना, t माना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। log x को t माना तो 1/x dx बराबर dt हो गया। ध्यान दीजिए, इसको t माना है तो ये t का स्क्वायर हो गया, और 1/x यानी कि ये दोनों मिलके dt बन गए, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप एक तो लिमिट को चेंज कर लीजिए भाई, एक तो आप लिमिट को चेंज कर लीजिए, एक तरीका तो यह है। एक तरीका यह है कि आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते तो एज इट इज रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरीका क्या है, लिमिट को चेंज करना है भाई। मान के चलो मैं लिमिट को चेंज करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे यहां पर x की लिमिट कितनी थी, 1,
जब x की लिमिट 1 थी तो यहां पर 1 डालो, log 1 का मान क्या होगा 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। वहां x की वैल्यू 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 यहां पर डाली तो log 1 आया, log 1 का मतलब 0 होता है, तो t की लिमिट क्या हुई 0 हुई। अब मान के चलो e है वहां पर x की लिमिट यहां पर e डालो, log e का मान कितना होता है 1, तो t की वैल्यू कितनी हुई 1। तो इस तरीके से लिमिट आपकी क्या हुई 0 से 1। ध्यान से पढ़ना भाई, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो 0 से 1 लिमिट हो गई, ये होगा, इंटीग्रेशन करो, ये हो गया। 0 से 1 लिमिट है, तो आपका आंसर हुआ 1/3 माइनस 0, मतलब 1/3 हो गया भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t का मान 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 होता है 1/3, और फिर 0 रखोगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0, तो आपका आंसर आया 1/3। 1/3 कहां है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तो तरीका यह है कि आपने इसको लिमिट चेंज करके करा। अगर मान के चलो आप लिमिट को चेंज नहीं करते, भाई लिमिट को चेंज आप नहीं करते, तो आप क्या कर रहे होते उस कंडीशन में, आप ये कहते कि सर जी हम लिमिट को चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट हम क्या कर रहे हैं, लिमिट वही रख रहे हैं। कौन सी लिमिट, 1 से लेकर e तक की लिमिट ही रखनी है। तो आपको पता है कि भाई यहां पर आप t के लिए 1 से e नहीं रख सकते, क्योंकि t की लिमिट तो कुछ और आएंगी, आपको t की वैल्यू फिर क्या रखनी पड़ेगी, log x रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपका आंसर फाइनली क्या होगा, log x अपॉन 3 का होल क्यूब है ना भाई, log x का होल क्यूब अपॉन में 3, ये होगा log x का होल क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट क्या रखोगे, लिमिट रखोगे 1 से e। अब e लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा log e की पावर 3 अपॉन में 3, और माइनस यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा log 1 का क्यूब अपॉन में 3। आप देखो log e का मान 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1/3 माइनस log 1 का मान 0 होता है, 0 में 3 से डिवाइड करोगे तो 0, तब भी आपका आंसर कितना आता, 1/3 आता, तब भी आपका आंसर बच्चों क्या आता, 1/3 आता। अगर आपने लिमिट चेंज करी तो लिमिट चेंज करने के बाद भी 1/3, लिमिट चेंज नहीं करी आपने वैल्यू वापस रखी, क्योंकि ये जो लिमिट है ये केवल x में डाली जा सकती हैं, e में ये लिमिट नहीं डाली जा सकती, ये याद रखना आप लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार ये इंटीग्रेशन नहीं है क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन नहीं करोगे क्या? बात क्लियर हो गई सभी को? भाई लिमिट चेंज करके भी बना सकते हो और लिमिट चेंज बिना करे भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए दोनों तरीके से बताऊंगा, चिंता ना करो। दूसरे क्वेश्चन में भी वही काम करना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी बताया है। दोनों से करके देखोगे तो बात अच्छी रहेगी बेटा, दोनों से करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। करेंगे भी जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करें भाई, इसमें एक काम करिएगा, इसमें ये देखो x की पावर 4 का स्क्वायर है एक तरीके से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई रोक थोड़ी ना सकता है। 0 से 1 x का क्यूब है और यहां है 1 + x की पावर 4 की पावर 2, ये है भाई dx। तो आप एक काम करिए, x की पावर 4 को t मान लीजिए। x की पावर 4 को t क्यों माना, क्योंकि x का क्यूब वहां पर है अवेलेबल। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x का क्यूब आता है, dx बराबर dt। तो इसका मतलब x का क्यूब dx बराबर हो गया dt/4। क्या हो गया, dt/4 हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, 1/4 ले लेना बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब dx, तो क्या हो गया dt/4, यानी कि dt हो गया, 4 बाहर है, और ये 1 + t² हो गया। अब आपको चाहते हो कि लिमिट चेंज करें, तो लिमिट चेंज करने का तरीका फिर से देखो भाई। x का मान क्या है 0, यहां पर अगर x का मान 0 डाला, देखो लिमिट चेंज कर रहा हूं, x का मान यहां पर 0 डाला तो 0 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा t, तो t का मान क्या आएगा 0,
तो लिमिट अगर टी की 0 है तो टी की भी 0, सॉरी एक्स की 0 है तो टी की भी 0 आ रही है। वहां पर देखो 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 1 डाली, 1 की पावर 4 बराबर टी है, तो टी का मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि लिमिट चेंज करने पर भी 0 और 1 ही आ रही हैं। लिमिट चेंज करने पर भी क्या आ रही है बेटा, 0 और 1 ही आ रही हैं। तो यहां पर 0 और 1 ले लो। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स टी। लिमिट क्या क्या है, 0 से 1 है, 1/4 हो गया, 1 डाली tan इनवर्स 1 हो गया, और ये हो गया tan इनवर्स 0, x की वैल्यू लिमिट डाल दी ना, तो ये कितना हो गया 1/4। 1 tan में किसका मान होता है π/4 का, और 0 किसका मान होता है 0 का, तो आपका आंसर हो गया π/16। π/16 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई। क्लियर हो गई सभी को बात। अगर लिमिट सेम, हां बिल्कुल, चेंज करने पर भी सेम है, ठीक है, चेंज करने पर भी कई बार सेम होती हैं और कई बार बदल जाती हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था बदल गई थी, लेकिन इसमें सेम थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करें भाई, सब तैयार हो, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा। करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, e की पावर 10x अपॉन में cos स्क्वायर x, सबको पता है किसको t मानना है। अब तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो सीख लिया है ना अच्छे से, और जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सही से आ गया है तो फिर क्या दिक्कत है भाई, बताइए कितना होगा इसका जवाब। देखो ध्यान दो, कोई बच्चा कह रहा है एक नंबर को देख लो सर। बेटा एक नंबर को कुछ भी नहीं है, log x को आपने t माना तो 1/x dx बराबर dt हो गया, और जब आपने इसको t माना तो ये t का स्क्वायर था, और t के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t का क्यूब अपॉन 3, n+1/n+1, t की पावर n+1/n+1। अब इसमें दो तरीके से मैंने करा है, एक तो लिमिट को चेंज करके करा है और एक विदाउट लिमिट को चेंज करके करा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो गई बात। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा। ये क्या था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेकर π/4 e की पावर 10x, और 1/cos स्क्वायर को लिखते हो sec स्क्वायर dx। अगर आपने 10x को t मान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और भाई यहां पर ये dt हो जाएगा और ये e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t dt, e की पावर t dt हो गया। अब लिमिट चेंज करनी है तो कर लो, नहीं चेंज करनी तो मत करो, आपकी मर्जी है, बाद में हो जाएगा। अब मान के चलो लिमिट चेंज करके करना है, तो देखो x की वैल्यू 0 है तो tan 0 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू भी क्या आएगी 0। यहां π/4 है तो tan x की वैल्यू यहां पर π/4 डालोगे तो tan π/4 यानी tan 45, tan 45 1 होता है, तो t का मान क्या आया 1 आया, तो लिमिट हो गई 0 से 1। आपने लिमिट चेंज करे बिना और t में ही लिमिट डाल दी, तो आपका आंसर आया e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 1 होता है, तो e माइनस 1 आपका आंसर आ गया, e माइनस 1 आपका आंसर आ गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता था, मान के चलो आप लिमिट चेंज नहीं करते, तो e की पावर t था, e की पावर t था, e की पावर t को किस में कन्वर्ट करते, फिर tan x में, t की वैल्यू डालते tan x, e की पावर tan x हो जाता, और फिर इसमें x वाली लिमिट डाल देते 0 से π/4 वाली, तो 0 से π/4 वाली लिमिट डालते तो तब भी आपका आंसर कितना आता, e की पावर tan π/4 और माइनस e की पावर tan 0, और तब भी आप देखते tan π/4 1 होता है तो ये e आता, और यहां tan 0 0 होता है तो e की पावर 0 1 होता है तो 1 आता, तब भी आपका आंसर e की पावर -1 e -1 आता। तो मतलब हर तरीके से आपका ऑप्शन ए ही आता। ये था विदाउट लिमिट चेंज, विदाउट
चेंज लिमिट, और ये था लिमिट चेंज करके, है ना भाई, ये क्या था, लिमिट चेंज करके। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बिना लिमिट के चेंज करे करना है तो बिना लिमिट के चेंज करके कर दो, और अगर नहीं चेंज करना है तो फिर आप वैल्यू डालोगे, एक्स की लिमिट डालोगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 करिए। बेटा YouTube पे तो मैं सब कुछ करा चुका हूं, तो वहीं से पढ़ लो, फिर क्या ही फायदा है फिर। बेटा वहां पर इतनी डिटेल में नहीं होती हैं चीजें, वहां पर तो बस भागम भाग होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब YouTube पे कौन सा मैं क्या नाम है वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आएगा नहीं, सब कुछ वही होता है, लेकिन पढ़ाने के तरीके होते हैं हर चीज के। यहां पर एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी। यहां पर सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी सारी चीजें, वहां पर नहीं मिलती। चीजें वही होती हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है बस, और कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान देंगे सभी। साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस π/3 से π/3 है। कैसे करोगे भाई इसको? इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, देखो ना, साइन स्क्वायर मान के चलो माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अगेन। तो मतलब इवन फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो आप क्या लिखाओगे, प्रॉपर्टी 0 to π/3, 2 यहां पर ले लोगे, और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx। ठीक है भाई, π/3 है, ये 2 नहीं है, π/3 है। अब क्या करेंगे भाई, आप जानते हो कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, जैसे हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 1 - cos 2x अपॉन 2 के बराबर। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो 2 × 1 - cos 2x अपॉन में 2 dx, और लिमिट है 0 से π/3। ये 2 से ये वाला 2 कट गया, और अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 1 का x, और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और 2x का 2 नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लिमिट रखोगे 0 से π/3, ये कितना हो जाएगा, π/3 माइनस साइन 2 π/3 अपॉन में 2, माइनस लोगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 0 अपॉन में 2, तो ये तो सब 0 ही हो जाना है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर कितना होगा, π/3 माइनस, ये कितने की वैल्यू होती है, -√3/2 होती है। तो माइनस माइनस प्लस का √3/2 हो गया, नीचे 2 और है तो √3/4 हो गया। आपका आंसर कितना होगा, π/3 प्लस √3/4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा ऑफलाइन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो वहां पर कि सर ये बताइए, ये एक स्टेप समझ में नहीं आया। अब यहां पर इतने सारे कमेंट होते हैं कि उनको देख नहीं पाते। ऑफलाइन का ये फायदा है ना भाई, ऑफलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। अरे बताया तो मैंने, जिसका पावर 2 होगा, जिसका पावर 4 होगा, जिसकी पावर इवन होगी वो हमेशा इवन फंक्शन होगा, ये भी याद रख लो भाई। मान के चलो कोई स्क्वायर की फॉर्म में कभी कोई माइनस में वैल्यू आती है, अरे माइनस रखो प्लस हो जाएगी स्क्वायर करते ही,
इवन फंक्शन हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे क्लियर होगा? अरे देखो ना, यहां पर ये माइनस दे रखा है। एक सेकंड रुको भाई, रुको अभी सेकंड भाई। साइन 2π/3 है ना, तो साइन 2π/3 का मतलब क्या होता है? साइन पाई प्लस π/3 होता है ना, या सॉरी पाई माइनस π/3 होता है। ओहो, पाई माइनस π/3 होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाता है? साइन π/3 हो जाता है, साइन π/3 हो जाता है। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये माइनस के बजाय प्लस होगा भाई, माइनस होगा, तो ये होगा माइनस का √3/4। क्या होगा? माइनस का √3/4 होगा, क्योंकि साइन 3 एकम 3 और 3 में से गया तो 2π/3, तो इसका मतलब साइन π/3, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी इसमें नेगेटिव था, तो इसलिए नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी, और ये साइन √3/2 का √3/4 हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया? पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए जल्दी से। बेटा फर्स्ट नहीं, वो सेकंड क्वाड्रेंट था, 180 माइनस थीटा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे 5वां 1 से। बेटा टॉपिक भी तो नहीं बचे अब आपके, टॉपिक कहां बचे हैं आपके? टॉपिक बताओ कहां बच रहे हैं? उधर आपका चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री खत्म लगभग, मतलब चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी क्या नाम है, रैंकर्स वालों की, और उसके बाद में अलजेब्रा बच रहा है। अलजेब्रा तब तक हो जाएगा जब तक यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, और फिर वेक्टर 4 दिन का टॉपिक वेक्टर है, खत्म। बेटा सिलेबस तो आपका यही होता है, ध्यान दो, सिलेबस है आपका बस ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सबसे बड़े टॉपिक बता रहा हूं, और कैलकुलस, ये सबसे बड़े टॉपिक हैं, ये हैं सबसे बड़े टॉपिक। अब आपके बचे क्या? छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कोऑर्डिनेट बचा, कोऑर्डिनेट छोटा सा टॉपिक है, कम नंबर का भी आता है। वेक्टर बचा, छोटा सा टॉपिक है, 4 से 6 क्लास का टॉपिक है, नंबर भी कम है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास का, 4 क्लास का मान लो, चलो 5 क्लास इसके मान लो, 4 क्लास इसके मान लो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक छोटा है, ये भी खत्म हो जाएगा। और जब 2 घंटे की क्लास होंगी तो ये भी 2 क्लास का, ये भी 2 क्लास का। बात समझ में आ रही है? तो खत्म है आपका सिलेबस ऑलमोस्ट, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है क्लास को पढ़िए अच्छे तरीके से, और उसके बाद अब मैराथन भी तो लगेंगे, मैराथन का भी तो आ रहा है कहीं ना कहीं टाइम, तो धुआं उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है भाई? 2 घंटे की क्लास करने वाले हैं। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वहां पे खत्म हो चुकी है, हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने के बाद तुरंत मैं क्या कर दूंगा, 2 घंटे की क्लास कर दूंगा। ठीक है भाई, 2 घंटे की क्लास शुरू हो जाएगी आप लोगों की। एक में रिवीजन चलेगा, एक में कंटिन्यूअसली सिलेबस चलेगा। रिवीजन और सिलेबस दोनों चलाऊंगा, चिंता ना करो, सबको 2 घंटे की क्लास मिलेगी। फिर
अभी देखना तुम क्या क्या करने वाला हूं मैं, और मैराथन धुआंधार होने वाली है। अब मैं बिजी हो जाऊंगा आपके साथ में। देखो भाई ध्यान दो, 1 से 2 की लिमिट है, और इसको तो आप सब जानते हो, e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x/x, सब जानते हो इसका इंटीग्रेशन 1 से 2, तो ये हो जाएगी e की पावर 2/2, e की पावर 1/1, तो ये हो जाएगा e कॉमन ले लो, e/2 माइनस 1 कहां है, बी ऑप्शन में, नहीं हाँ बी ऑप्शन ही तो है, बी ऑप्शन में। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हो गया सभी को? सब चीजें हो जाएंगी, चिंता ना करो, आराम आराम से सब चीजें पढ़ाऊंगा। एक बार बस वैष्णो देवी से आने दो, उसके बाद लगना ही है बस। चलिए भाई, अरे स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा नंबर का नहीं आता, कौन कह रहा सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसके। ध्यान दो भाई, क्या हो जाएगा, 1 से e 1/x, x से x कट गया log x, और यहां पर e की पावर x है dx। ये देखिए इसका जवाब होगा e की पावर x log x, क्यों, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, 1 से e, लिमिट डालो, e की पावर e log e माइनस e की पावर 1 log 1, log 1 तो 0 हो गया, तो सारा 0, तो आपका आंसर हो गया e की पावर e, क्योंकि log e का मान 1 होता है, e की पावर e आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन, log e 1 होता है ना भाई, log e क्या होता है, 1 होता है। क्लियर हो गया? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करिए, 0 से π/2 e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, बताना है भाई आप लोगों को कितना होगा, इसका बताइए भाई। क्या करेंगे भाई, इसको कर लीजिए 0 to π/2 e की पावर x यहां है, 1 को यहां पर तोड़ लो 1 प्लस कॉस एक्स के साथ, और साइन एक्स के साथ में यहां पर तोड़ लो, dx सॉल्व करिए, 0 से π/2 e की पावर x, यहां पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2x² 2 - 1, और प्लस यहां पर साइन एक्स का फॉर्मूला हाफ में 2 sin x 2 cos x 2, और ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x 2 माइनस 1, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से ये वाला 2 कट गया, एक cos से एक cos भी कट गया, तो यहां पर हो गया 0 से π/2 e की पावर x 1/2, और ये हो गया 1/cos स्क्वायर, क्या हो गया sec स्क्वायर x 2, प्लस में ये क्या हो गया साइन अपॉन कॉस tan x 2 dx। अब देखो tan x को अगर फंक्शन मानोगे तो ये उसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा भाई, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x 2, और x 2 का अगेन 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा e की पावर x tan x 2 होगा, और इसमें लिमिट डालोगे क्या है 0 से π/2, इसमें लिमिट डालोगे तो क्या है 0 से π/2, लिमिट डालिए, ये हो गया e की पावर π/2 tan x की वैल्यू π/2 रखोगे तो π/4 बनेगा, नीचे 2 है, और बाकी e की पावर 0 और tan 0,
तो भैया ये तो 0 हो गया, तो आपका आंसर हो गया e की पावर π/2, क्योंकि 10 π/4 1 होता है, तो e की पावर π/2 कहां है? सी ऑप्शन में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेटा उपेंद्र, सब कराए जाएंगे, चिंता मत करो। कितने दिन के टॉपिक हैं ये? एक मैराथन लगा दी, मूड उठा दिया, किस दिन मूड बन गया मान लो, उसी दिन एक टॉपिक खत्म। मान के चलिए आज मेरा मूड है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स खत्म करने का, 6 घंटे की मैराथन लगा दी। स्टूडियो बन गए ना भाई, जैसे स्टूडियो बन गए, 15 तारीख के बाद स्टूडियो में हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, वहां वालों में एक स्टूडियो फ्री रहेगा। मेरा मूड बना 6 घंटे की मैराथन लगानी है, लगा दिया, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी खत्म। 6 घंटे की मैराथन लगानी है, पूरा खत्म, वेक्टर खत्म। 2-2 दिन में, एक दिन में खत्म करवा सकता हूं मैं, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आप भी प्रेशर में मत आओ, आराम से चीजों को पढ़ो। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, तगड़े तरीके से करवाऊंगा, वो छोड़ दो सारी चीजें। और YouTube पर तो चली रही हैं सारी चीजें भाई, उनको भी पढ़ लेना और वहां से भी फायदा मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, 0 से 1 x e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है भाई। देखो 0 से 1 e की पावर x, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx। इसको क्या करेंगे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। जब ये क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा ना +1 -1 करते हैं, तोड़ दो भाई। वो x+1 के साथ में इसको तोड़ा तो कट गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर क्या हो गया? e की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स। अरे वही है यार, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब सिखा रखा है, 0 से 1 की लिमिट है, तो क्या हो जाएगा? e की पावर 1, 1 + 1 2, माइनस e की पावर 0 और 1 + 0, तो ये हो जाएगा e/2, और e की पावर 0 1 होता है, e/2 - 1 हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हुआ सभी को? बेटा बिट्टू अभी इसलिए कम समझ में आ रहा है ना, तुमने पढ़ी नहीं चीजें। आप, इसलिए मैं कहता हूं आप जो है ना YouTube और इन दोनों से चीजें से पढ़ा करो, आपको समझ में आएंगी, क्योंकि वहां से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा, यहां पर जब आप उनका यूज करोगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, एक तो लॉकडाउन के पास हुए हो ना आप लोग, तो समस्या ये है, लॉकडाउन में पास हो गए, अब वहां पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुई नहीं, अब मेरी जान कोई कलेश करते हो तुम। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा एक काम करते हैं, क्योंकि पीडीएफ भी बनानी होती है, उसमें टाइम लग जाता है, और फिर बैक टू बैक मेरी अगली भी क्लास है, तो इसको मैं देता हूं होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को करना होमवर्क में, और अगली क्लास फिर से इसकी होगी, 2 क्लास और करवाऊंगा इसकी, और ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला टॉपिक चलेगा आपका, नेक्स्ट वाला टॉपिक या तो एरिया अंडर द कर्व या फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।